नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। हड्डियों से जुड़ी हुई समस्या पर तो लगातार हम चर्चा करते ही हैं कि कैसे नी रिप्लेसमेंट होता है, क्या इसके प्रोसीजर होते हैं। लेकिन इन सब बातों से हटकर एक और ऐसा प्रोसीजर है जिसके बारे में चर्चा करना बहुत जरूरी है। इसीलिए आज इस विशेष कार्यक्रम के जरिए हम एक ऐसी चीज के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिसकी शायद चर्चा बहुत कम होती है। इसका नाम है स्टेम सेल थेरेपी। और कैसी ये थेरेपी है, क्या इसकी विशेषताएं हैं, क्यों इसे इतना महत्वपूर्ण माना जाता है, इन सभी पहलुओं पर जानकारी देंगे और विस्तार से समझाएंगे। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर करुण जैन जी जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं पुष्पांजलि मेडिकल सेंटर दिल्ली में, और इसके साथ साथ ज्वाइंट सेक्रेटरी भी हैं दिल्ली ऑर्थोपेडिक्स एसोसिएशन के। बहुत स्वागत है सर, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। और क्योंकि देखिए जिस तरह से हमने शुरुआत ही की है कि आज का जो हमारा चर्चा का विषय रहने वाला है वो कुछ अलग हटके रहने वाला है, तो सबसे पहला मेरा आपसे सवाल यही रहेगा कि घुटनों का जो नी ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है ये क्या होता है और इसे कैसे समझा जाए, ये आम कितना होता है? हाँ, नमस्कार मेरे सारे देखने वाले दर्शकों के लिए। ऐसा क्वेश्चन है जो आज के दिन व्हाट आई कैन से कि एक पेंडेमिक की तरह हम सबके बीच है। हम सब इंडिया में ये सोचते हैं कि डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ओबेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बट दिस इज़ वन क्रिपलिंग डिजीज़ ऑस्टियोआर्थराइटिस जो हम सबको चलना फिरना, दौड़ना भागना सब कुछ रोके जा रही है। हम चलने फिरने से हाउस होल्ड हो जाते हैं, हाउस होल्ड से बेड रिडन हो जाते हैं और हमें पता नहीं चलता। ऑस्टियोआर्थराइटिस बेसिकली जोड़ का घिस जाना होता है। हमारे घुटने के अंदर का जो कार्टिलेज होता है वो घिस जाता है। जो जोड़ होता है वो डेविएट होना शुरू हो जाता है, या तो बाहर की तरफ भागना शुरू हो जाता है या अंदर की तरफ भागना शुरू हो जाता है, जिसके कारण से जोड़ में सूजन आ जाती है, जोड़ का चलना कम हो जाता है और जोड़ में दर्द होने लग जाता है। कभी कभी हमें ज़्यादा चलने के बाद दर्द होता है और जैसे ही डिजीज़ एडवांस होती है हमें बैठे बैठे भी दर्द होना शुरू हो जाता है। एंड आपका जो दूसरा क्वेश्चन था कि कितना प्रोमिनेंट है, ऑलमोस्ट 15 करोड़ से ज़्यादा पेशेंट आज के दिन इंडिया में ऑस्टियोआर्थराइटिस नी को लेकर परेशान है। दैट मीन्स हर तीसरा व्यक्ति जो 50 साल के उम्र से ज़्यादा है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस को लेकर परेशान है और उसके पास अभी तक पूरी डायरेक्शन नहीं है कि उसे क्या इलाज करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो ये तो सबसे चिंता वाली बात हो जाती है डॉक्टर साहब कि कोई बीमारी जिसके लिए इतनी समझ भी नहीं है और लोग इतने जागरूक भी हम कह दें कि नहीं है, तो यहाँ पर उपचार के विकल्प क्या माने जाएं ऑस्टियोआर्थराइटिस के? वेल, ऑस्टियोआर्थराइटिस के यदि हमें उपचार के बारे में हमें डिस्कशन करना है तो हमें उसे समझना पड़ेगा कि वो किस स्टेज पे है। ये स्टेज 0 भी होती है, स्टेज 1 भी होती है, 2 भी होती है, 3 भी होती है एंड 4 भी होती है। तो 0 और 1 स्टेज को अर्ली आर्थराइटिस बोलते हैं, 2 को और 3 को मॉडरेट आर्थराइटिस बोलते हैं, 4 को सीवियर आर्थराइटिस बोलते हैं। तो हमें देखना है कि हमारा पेशेंट किस स्टेज में है। अमूमन 0 और 1 स्टेज में हमें यूजली एक्सरसाइज करने से, लोकल ऑइंटमेंट लगाने से, एनएसआइड्स खाने से जिसे हम आम भाषा में दर्द की गोली बोलते हैं, वजन कम करने से, फिजियोथेरेपी लेने से आराम पड़ जाता है। स्टेज 2 और 3 में भी ये सारे उपाय तो करे जाते हैं, पर चूंकि स्टेज 2 और 3 में हमारा कार्टिलेज खराब होना शुरू हो जाता है। 2 में वीक होता है, 3 में फटना शुरू हो जाता है और 4 में बिल्कुल डैमेज हो जाता है। तो 2 और 3 में उपचार के तौर पे इन सब दवाइयों के साथ साथ, एक्सरसाइज के साथ साथ, फिजियोथेरेपी के साथ साथ, वजन कम करने के साथ साथ हमें कुछ इंजेक्टेबल थेरेपीज भी होती हैं जो दी जा सकती हैं। इंजेक्टेबल थेरेपीज में पहले जमाने में बहुत कॉमन था, हम सब ने सुना है, आई थिंक 90% ऑफ द व्यूअर्स ने भी सुना होगा, स्टेरॉयड का इंजेक्शन। बट हम 2026 में अभी बैठे हुए हैं। 2026 में स्टेरॉयड का इंजेक्शन इज लाइक एंशिएंट थिंग। आप क्योंकि स्टेरॉयड के इंजेक्शन से केवल और केवल अपने घुटने का बुरा कर सकते हैं। जोड़ केवल खराब होता है, थोड़े समय के लिए दर्द में आराम आता है, पर जोड़ हमेशा खराब ही की तरफ ही जाता है। उसके अलावा आज के दिन जो साइंस ने व्हाट आई से एक्सेप्शनल काम करा है वो है स्टेम सेल के इंजेक्शंस। स्टेम सेल के इंजेक्शंस जब हम जोड़ के अंदर लगाते हैं तो एक उल्टी दिशा में जोड़ चलता है। दैट मीन्स कार्टिलेज जो बहुत तेजी से डैमेज हो रहा था
वो रीग्रो करना शुरू कर देता है। एंड स्टेज 4 आर्थराइटिस में जब हमारा घुटना ऐसे या ऐसे की तरफ घूम जाता है तो मुझे लगता है कि फिर उस स्थिति में उपचार तो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी ही है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट स्टेज 2 या 3 में किसी ना किसी हड्डी के डॉक्टर या फिजिशियन को दिखा देता है, और यदि सही समय पे सही इलाज पेशेंट को मिले तो मुझे उम्मीद है कि स्टेज 4 आर्थराइटिस जितनी हो सके उतनी डिले करी जा सकती है। जी डॉक्टर साहब, ये तो बात हुई उपचार की और आपने जो तमाम बातें बताई हैं, लेकिन एक शब्द जिसका जिक्र शुरू में हमने स्टेम सेल थेरेपी का जिक्र किया था। अब मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को बताएं कि आखिर ये थेरेपी क्या है और इसके बारे में क्या महत्वपूर्ण ऐसी बातें हैं जो एक आम मरीज को, आम लोगों को जानना चाहिए। मैम प्लीज अलाउ मी, मैं 2 मिनट में थोड़ा एलोबरेट करके समझाना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी कहानी है जो सब बड़ा क्यूरियस हो जाते हैं उसके बारे में। देखिए, हम सबके शरीर के अंदर कुछ कोशिकाएं ऐसी हैं जिसमें बीमारी को ठीक करने की क्षमता होती है। हमने पुरानी पिक्चरों में भी देखा है, हमने देखा है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते थे, हमने आजकल देखा है कि अम्लाइकल कोड को प्रिजर्व कर रहे हैं। ये बहुत कॉमन चीज है जो हमारी सोसाइटी देख रही है, बट किसी को पता नहीं कि स्टेम सेल करती क्या और कैसे आती हैं। एक नॉर्मल व्यक्ति के शरीर में 3 जगह ऐसी हैं जहां से स्टेम सेल या उनके प्रोजेनेटर आ सकते हैं। एक है ब्लड हमारा, एक है बोन मैरो और एक है फैट। तीनों से ही हम स्टेम सेल ले सकते हैं। पर यदि हम घुटनों की आर्थराइटिस की बात करें तो जो बोन मैरो से हम स्टेम सेल निकालते हैं, जिसे हम बोन मैरो मेसेनकाइमल स्टेम सेल बोलते हैं, या आम भाषा में बोन मैरो से निकाले जाने वाली स्टेम सेल्स, उनमें पर्टिकुलर ऐसी क्षमता होती है कि वो स्टेम सेल्स हैव ए कैपेसिटी, दीज आर, जो हम हिंदी में बोलते हैं बहरूपिया सेल हैं, दे कैन चेंज देयर फेस। तो जैसे ही वो जोड़ के अंदर जाती हैं, वो कार्टिलेज को ग्रो करने का काम करती हैं, कार्टिलेज को हील करने का काम करती हैं, और कार्टिलेज के छिलने से जो दर्द पैदा हो रहा है उसको कम करने का काम करती हैं। दैट मीन्स दीज आर इम्यूनोमोड्यूलेटर सेल्स ऑल्सो एंड पेन मैनेजमेंट सेल्स ऑल्सो। सो ये सेल्स जोड़ को हील करने का काम करती हैं। तो दीज स्टेम सेल्स आर यूजली टेकन बाय हेल्थी डोनर, जो एक हेल्थी व्यक्ति होता है उसके बोन मैरो से लिया जाता है और उसके बाद लैब में प्रोसेस करके इन्हें इंजेक्ट करा जाता है। इस पे ट्रायल हमारे भारत में सन 2009 से शुरू हो गया था और आज हम 2026 में बैठे हैं। 17 साल हो गए। 17 साल लंबा ट्रायल, शायद किसी भी मैनकाइंड में इतना लंबा ट्रायल नहीं हुआ है। और इस ट्रायल के बाद ये स्टेम सेल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ICMR एंड सीडेस्को ने अप्रूव करके स्टेज 2 एंड स्टेज 2 आर्थराइटिस के लिए अप्रूव करा है। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, सपोज किसी व्यक्ति की उम्र 50 साल है, अगले साल वो 51 साल का होगा, उससे अगले साल 52 साल का होगा। कोई तरीका नहीं है कि वो उसे 49 का कर सके, राइट? बट ये स्टेम सेल थेरेपी एटलीस्ट उस व्यक्ति के घुटने को कुछ तो पीछे ला सकती है। दैट मीन्स जो कार्टिलेज जो लगातार डैमेज हो रहा है, हमारे शरीर में 3 चीजें ऐसी हैं जो डैमेज हुई तो वापस नहीं आती यूजुअली, नर्व्स, किडनी एंड कार्टिलेज। पर आज के दिन कार्टिलेज एक ऐसी चीज है, यदि स्टेम सेल का इंजेक्शन दिया जाए तो देयर आर चांसेस कि वो वापस आए। बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल इस पे पब्लिश हुए हैं, ऑलमोस्ट 2 से 3 साल का डाटा इस पे पब्लिश हुआ है। सो स्टेम सेल थेरेपीज आज के दिन सारी कंट्रीज अडॉप्ट कर रही हैं, नॉट ओनली इंडिया, जापान, ब्राजील, स्पेन, USA एंड सो मेनी कंट्रीज आर वर्किंग इंटेंसिवली ऑन स्टेम सेल थेरेपी। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अब हमसे इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कुछ इसकी डीपर इंसाइट्स मैं आपसे लेना चाहूँगी और समझना चाहूँगी। एक टर्म होता है एलोजेनिक बोन मैरो, बोन मैरो का क्योंकि आपने जिक्र किया है, तो ये कैसे स्टेम सेल से जुड़ा हुआ होता है और क्या होता है और कैसे काम करता है, ये भी बताइए। ओके, सो एलोजेनिक शब्द है कि वो सेल्स जो व्यक्ति के अपने शरीर से नहीं ली गई, किसी और इंसान से ली गई। एक है ऑटोलोगस, मतलब कि वो सेल्स उस व्यक्ति के अपने शरीर से ली गई। सो या तो उसकी बोन मैरो की सेल्स उसके अपने शरीर से ली गई या किसी और व्यक्ति से ली गई। जब किसी और व्यक्ति से ली गई तो उसे एलोजेनिक बोलते हैं। सपोज मैं एक 55 साल का डायबिटिक पेशेंट हूं, तो मेरा जो बोन मैरो होगा वो भी 55 साल का होगा, मेरी सेल्स भी डायबिटीज के कारण प्रभावित होंगी। दैट मीन्स हमारी सेल्स में शायद उतनी क्षमता ना हो
जो उतनी ताकतवर ना हो स्टेम सेल्स जो बीमारी को ठीक कर पाए। बट यदि मैं किसी हेल्थी डोनर, इमेजिन मेरे पास एक 18 से 20 साल के व्यक्ति के बोन मैरो की सेल्स हैं जी, तो वो सेल्स ऑब्वियसली एक ज्यादा ताकतवर सेल्स हैं उस बीमारी को ठीक करने की क्षमता के लिए। तो जब हम एलोजेनिक बोल रहे हैं दैट मीन्स हम बोन मैरो की सेल्स उनसे ले रहे हैं जो हेल्थी हैं, यंग है, और उन सेल्स को लेके लैब में लेके जाते हैं। लैब में उन सेल्स को ग्रो करते हैं जी, उन सेल्स को ग्रो करने के बाद जॉइंट के अंदर इंजेक्ट करते हैं। सो एलोजेनिक इज फ्रॉम द हेल्थी डोनर। बिल्कुल। ये तो आपने एलोजेनिक और ऑटोलोगस थेरेपी के बारे में बताया है, लेकिन अब मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी कि ये थेरेपी कैसे अलग होती है, चाहे हम एलोजेनिक की बात कर लें और ऑटोलोगस की बात कर लें। वेल, एज आई टोल्ड यू प्रीवियसली ऑल्सो कि एलोजेनिक के ऊपर 2009 से ट्रायल शुरू हो गए, लगभग 17 साल के ट्रायल शुरू हो गए हैं। तो ये अलग ही नहीं, बहुत अलग थेरेपी है। रिसेंट पास्ट में ये बहुत फेमस हुई है। सो मेनी पर्सन्स, आप सरप्राइज होंगे, सो मेनी हमारे फिल्म स्टार अभय देओल ने ली है अभी, आई थिंक नरगिस फाकरी ने ली है इसे स्टेम सेल थेरेपी को। बहुत सारे एथलीट्स ऐसे हैं जो मे बी हमें नाम नहीं पता बट दे हैव टेकन इट। ऑफ द शेल मैंने इतने क्रिकेटर्स के बारे में सुना है जिन्होंने स्टेम सेल थेरेपी ली है। सो स्टेम सेल थेरेपी आज के दिन ग्रो कर रही है बिकॉज ऑब्वियस आउटकम, मतलब जो 17 साल की स्टडीज हुई हैं, ये 17 साल की स्टडी ऐसा नहीं कि एक सेंटर पे हुई है, लगभग 20 सिटीज इन्वॉल्व थी, 20 मेडिकल कॉलेजेस, 20 इंस्टीट्यूट इन्वॉल्व थे। उन सब ने स्टडी करी। पहले जैसे स्टडी हमेशा होती है, हम सबको किताबों में बताया, पहले रेट्स पे होती है, फिर बड़े एनिमल पे होती है, फिर ह्यूमन ट्रायल्स होते हैं, देन फेज 4 ट्रायल होते हैं। आज के दिन ये कमर्शियली अवेलेबल है, तो एक लंबी स्टडीज के बाद अवेलेबल है और ये ब्रेक थ्रू है साइंस का। तो इसका प्रोसीजर कैसे होता है, कैसे इसे किया जाता है? क्योंकि आपने इतने विस्तार से बताया तो एज अ व्यूअर उनकी भी क्यूरियोसिटी होगी ये जानने की, और मैं भी बहुत क्यूरियस हूँ ये समझूं कि प्रोसेस कैसे इसे किया जाता है। प्रोसेस तो मैंने अभी बताया, बहुत लंबा था, 17 साल का था। जस्ट लाइक मेकिंग वैक्सीन। ओके। वैक्सीन का भी प्रोसीजर बहुत लंबा होता है, लेंथी होता है, बहुत सारे ट्रायल्स होते हैं, लैब में बनाई जाती है। सिमिलरली ये प्रोडक्ट भी लंबे ट्रायल्स के बाद लैब में बनाई जाती है। कुछ हेल्थी डोनर सेलेक्ट करे जाते हैं जी। उन हेल्थी डोनर से सेल्स ली जाती हैं, लैब के अंदर ग्रो करी जाती हैं। ये पर्टिकुलर सेल्स स्टैम्पिटिक्स नाम से एक कंपनी है बेंगलोर बेस्ड, उसकी पेटेंट है और इसे मार्केट कर रही है इंडिया में मल्टीपल जरिए से, जिसमें से एक सिप्लोस्टेम है। सो क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति को ये लगाई जाती है तो वहां से अपने यहाँ, जैसे सपोज यहाँ दिल्ली में लगानी है हमें, तो वहां से ट्रांसपोर्ट होती है लगभग -200 डिग्री नेगेटिव टेम्परेचर पे। दैट मीन्स बहुत ज्यादा ठंडे टेम्परेचर पे आती है, जिससे कि ये सेल्स अलाइव रह सके। इंडिया मतलब अपने हॉस्पिटल के अंदर आने के बाद इन सेल्स को दोबारा रिवाइव करा जाता है, जिसे हम थॉइंग टेक्निक बोलते हैं। उसके बाद इंजेक्शन में लेके जॉइंट के अंदर लगा दिया जाता है। ओके, इंजेक्शन से पूरा प्रोसेस होता है। जितना आसान मैं आपको बता रहा हूं, इसे करने का तरीका भी उतना ही आसान है। आप हॉस्पिटल में गए, आपने कंधे में वैक्सीन लगवाई और आ गए, 5-7 मिनट लगे। इसमें 15-20 मिनट लगते हैं, क्योंकि वो जो सेल्स हैं उन्हें थॉइंग के जरिए रीएक्टिवेट करना है। पर एक इंजेक्शन लगाने में कितना समय लगता है? हार्डली 1 मिनट। तो इंजेक्शन लगाना 1 मिनट का काम है। आप अपने तजुर्बे के हिसाब से भी लगा सकते हैं, टेक्निक होती है क्लिनिकल एक्सपीरियंस। आप अल्ट्रासाउंड गाइडेड भी लगा सकते हैं, आप एक्सरे गाइडेड भी लगा सकते हैं। बट इन एनी केस लगभग 15-20 मिनट के समय में पेशेंट फ्री हो जाता है। बिल्कुल, यानी कि बहुत ज्यादा लंबा प्रोसेस नहीं, बहुत ही ज्यादा छोटा प्रोसीजर है। बनने का प्रोसीजर बहुत लंबा है, बट आउटकम इज वेरी स्मॉल। रिजल्ट्स भी काफी, रिजल्ट्स आर एक्सीलेंट। ओके। अब क्योंकि डॉक्टर साहब कई ऐसे व्यूअर्स भी होंगे जो सुन रहे होंगे और कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनके मन में डाउट आ रहा होगा, मैं भी आपसे ये समझना चाहती हूँ कि इस पूरी थेरेपी का सबसे ज्यादा फायदा किस तरह के पेशेंट्स में देखने को मिलता है? सबसे ज्यादा फायदा उन पेशेंट्स को है जो यंग है, जिनके घुटने की आर्थराइटिस ग्रेड 2 या ग्रेड 3 की है और वो चलने फिरने से परेशान है, वो अपना हाउस होल्ड का काम रेगुलरिटी नहीं कर पा रहे हैं।
सो हर वो व्यक्ति जो घुटने के दर्द का व्यक्ति है जिसकी ग्रेड 2 या ग्रेड 3 आर्थराइटिस है, जिनका कार्टिलेज डैमेज है, उसके लिए गवर्नमेंट ने इस थेरेपी को अप्रूव करा है. सो दिस थेरेपी इज अगेन ICMR, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड CDSCO अप्रूव्ड थेरेपी फॉर ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3 आर्थराइटिस. आई विल अगेन एम्फेसाइज ऑन माई व्यूअर्स कि यदि आपके घुटने पूरी तरह खराब हो चुके हैं, ग्रेड 4 आर्थराइटिस आ चुकी है, घुटने ऐसे घूम गए हैं या ऐसे घूम गए हैं, तो उनके लिए थेरेपी मैं रेकमेंड नहीं करूंगा. उनके लिए नी रिप्लेसमेंट थेरेपी ही है. बट हमें वहां तक जाना ही क्यों? दैट इज माय क्वेश्चन. हम बीमारी को उस लेवल पे लेके ही क्यों जाएं कि हमें कोई और रास्ता ही ना मिले. तो यदि ग्रेड 2 ग्रेड 3 में हम इसे रोक पाए तो वील हैव ए हैप्पी एंडिंग इन द लाइफ. इज इट नॉट? बिल्कुल, क्योंकि कहते हैं ना कि कोई रोग होने से पहले ही अगर उसे क्योर कर लिया जाए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. बिल्कुल, जब हम प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये भी उठता है कि इसके मुख्य फायदे क्या हैं और कैसे पेशेंट्स एक मन बना पाए कि हम जो ये लाइन बोल रहे हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इसकी ओर आगे बढ़ पाए. जो सबसे ज्यादा फायदा है वो है कि पेशेंट के जोड़ की सूजन उतरनी शुरू हो जाती है. उसका जोड़ का जो चलना है, जिसे हम रेंज ऑफ मोशन कहते हैं, वो बेटर होना शुरू हो जाता है. और एक जिस चीज के लिए हर पेशेंट सबसे ज्यादा परेशान है, दैट इज पेन. दर्द ठीक होना शुरू हो जाता है. इमेजिन ए सिचुएशन कि आप हर रात को दर्द के कारण आंख खुल रही है, आप बेड से उठ के टॉयलेट जाने में दर्द महसूस कर रहे हैं, आप मॉर्निंग वॉक पे जा रहे थे उसमें दर्द महसूस कर रहे हैं. सो ये चीजें सेटल होनी शुरू हो जाती हैं. ये है पेशेंट प्रोस्पेक्टिव. पेशेंट का दर्द, सूजन, चलना बेटर होता है. बट यदि मैं सर्जन प्रोस्पेक्टिव देखूं तो यदि मैं पेशेंट की MRI कराऊं और इंजेक्शन लगाने से पहले MRI में कार्टिलेज स्टडी कराऊं, जोड़ की चिकनी सरफेस के बारे में पढ़ूं और 2 साल बाद उस चिकनी सरफेस के बारे में दोबारा पढ़ूं और ये पाऊं कि ये चिकनी सरफेस पहले के मुकाबले बेटर हो गई है, सो दैट इज ए वेरी विन विन सिचुएशन फॉर माय पेशेंट ऑल्सो एंड ए सर्जन ऑल्सो. और इस चीज के 2 साल के तो रिजल्ट ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हैं कि ये इंजेक्शन कार्टिलेज को ना सिर्फ ग्रो करने में मदद करता है, कार्टिलेज को बचा के रखने में भी मदद करता है. बिल्कुल, ये तो फायदे हो गए, लेकिन कहते हैं ना हर चीज का जब फायदा होता है तो किसी का नुकसान भी होता है. बहुत ही आम भाषा में जब हम बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं, समझा रहे हैं अपने व्यूअर्स को इस मुद्दे पर, तो मैं अब ये भी आपसे जानना चाहूंगी, क्या इसका कोई साइड इफेक्ट भी होता है, कोई नुकसान? मैम, बहुत सही क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे लगता है कि OPD में ये हमारे से पूछे जाने वाला सबसे कॉमन क्वेश्चन है कि डॉक्टर साहब इसका नुकसान क्या है. वेल, नुकसान को जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि ये स्टेम सेल्स हैं. दैट इज, स्टेम सेल्स आर यूजुअली HLA फ्री सेल्स. दैट मीन्स ये कोई भी एलर्जिक फिनोमिना कैरी नहीं करती हैं. दैट इज व्हाई दीज आर स्टेम सेल्स. चूंकि इनसे कोई भी एलर्जी नहीं होती है तो ये ग्रास कैटेगरी में आती हैं. यू नो व्हाट इज ग्रास? दैट इज जर्नली रिकॉग्नाइज्ड एज सेफ, GRAS. सो जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज सेफ, इवन दो प्रिकॉशन ली जाती हैं. जब आप आते हैं हॉस्पिटल में इंजेक्शन के लिए तो थोड़ी बेसिक प्रिकॉशन ली जाती हैं, पर अब तक इतने समय से ये दी जा रही हैं, किसी भी पेशेंट में ग्रोस रिएक्शन नहीं देखा गया है. कभी कभी छोटे मोटे जोड़ में जैसे कि कभी कभी लालीपन आ जाती है या सूजन आ जाती है, वो बेसिक मेडिकेशन से ठीक हो जाता है, मे बी 3-4 दिन में, 5-6 दिन में. बट कोई भी सीरियस साइड इफेक्ट अब तक नहीं देखा गया है, ना ही रिपोर्ट करा गया है. ऑलमोस्ट पैन इंडिया थेरेपी को दिया जा रहा है, अब तक कोई सीरियस साइड इफेक्ट इसे का रिपोर्ट नहीं करा गया है. यानी कि माइनर आपको कुछ सिम्टम्स वो भी कह सकते हैं कि कुछ % मरीज में देखने को मिलते हैं. यस मैम, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. माइनर सिम्टम्स मे बी, मेजर सिम्टम्स मोस्टली नो. एंड ये मैं मैम अपने एक्सपीरियंस के आधार पर नहीं बोल रहा हूं. आई एम टॉकिंग साइंस. आई एम टॉकिंग व्हाट डाटा हैज बीन कलेक्टेड एंड पब्लिश्ड. सो मेरा एक्सपीरियंस तो है ही, बट मेरी जिम्मेदारी है कि मैं केवल एक्सपीरियंस ना शेयर करूं, मैं ग्लोबल पॉइंट भी शेयर करूं, जिससे कि व्यूअर्स को ये समझने में आसानी हो कि ये थेरेपी हमें कितना बेनिफिट दे रही है और क्या हमें ये कोई नुकसान दे रही है या नहीं दे रही है. बिल्कुल वास्तव बात है, और कहीं ना कहीं एक बूस्ट भी देता है जब हम दोनों ही चीज़ें, एक साइंटिफिक रिसर्च भी रख देते हैं और अपने आंकड़े भी रखते हैं. डॉक्टर साहब, क्या ये थेरेपी भारत में अप्रूव्ड है? हाँ, ये एक अकेला क्वेश्चन ऐसा है जो सबसे ज़्यादा मेरे क्लिनिक में पूछा जाता है. और मैंने अभी आपको बताया कि ये थेरेपी
ग्रेड 2 ग्रेड 3 नी आर्थराइटिस जिनका कार्टिलेज डैमेज हो जाता है, उसमें गवर्नमेंट ICMR एंड CDS को अप्रूव्ड थेरेपी है. दैट मीन्स these are the legal procedure which are done in India, and you will be very happy to know that हमारी इंडिया अकेली कंट्री है जहां पे एलोजेनिक मीजेनकाइमल स्टेम सेल थेरेपी फॉर नी आर्थराइटिस अप्रूव्ड है. इनफैक्ट जापान हैज साइंड ए एग्रीमेंट टू इंपोर्ट दिस मेडिसिन फ्रॉम इंडिया. सो बहुत सारी कंट्रीज इंडिया से मंगा रही हैं, और पूरी दुनिया में आज के दिन जिस डेट में हम डिस्कशन कर रहे हैं, केवल इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे ये थेरेपी गवर्नमेंट अप्रूव्ड है. अभी तक तो आपके मेडिकल एक्सपीरियंस के हिसाब से आपने बताया, लेकिन स्टडीज क्या कहती हैं कि ये जो थेरेपी है ये कितनी असरदार है और कितनी प्रभावशाली, कितनी एक बहुत आम भाषा में लेमैन अगर मैं बात करूं तो कितना हम इस पर विश्वास कर सकते हैं? मैम, सन 2009 जहां पे इस थेरेपी के डिस्कशन का, या ये कहूं कि यहाँ पे स्थापना हुई थी, तो उसे हम मेडिकल भाषा में बोलते हैं फेज 1 ट्रायल. फेज 1 ट्रायल हुए, उसके बाद कई सालों के बाद फेज 2 ट्रायल हुए, उसके बाद कई सालों के बाद फेज 3 ट्रायल हुए, देन फेज 4 ट्रायल एंड पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस. एक 17 साल का लंबा समय. हम 2026 में बैठे हैं अभी. इतने समय के बाद, न्यूमरस अमाउंट ऑफ आर्टिकल पब्लिश होने के बाद, मल्टीपल सुपरविजन में इन सेल्स को बनाए जाने के बाद, उसके बाद गवर्नमेंट ने इसे अप्रूव करा, और बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल आज के दिन बड़ा थम्स अप करके एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये थेरेपीज जोड़ की आर्थराइटिस को कंट्रोल करने में मदद करती है. मे बी आज के 5 साल बाद हमारे पास और लंबा स्टडी पीरियड होगा, पर आज के दिन जितना स्टडी पीरियड है, द रिजल्ट्स आर रियली एक्साइटिंग. आई एम यूजिंग द वर्ड एक्साइटिंग बिकॉज आई एम ए स्टूडेंट ऑफ साइंस एंड आई लव द साइंस. सो आज के दिन स्टेम सेल थेरेपी, व्हाट आई से, इट्स ए काइंड ऑफ अ मिरेकल थेरेपी फॉर नी आर्थराइटिस. आगे आप और हम सब मिलके देखेंगे कि कितनी आगे प्रोग्रेस करती है, बट आई एम वेरी श्योर कि फ्यूचर फॉर स्टेम सेल्स इज इन्यूमरस. पूरा यूरोप, पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड, पूरा जो हम कहते हैं साइंस में जापान बहुत आगे है. एवरीबडी इज वर्किंग ऑन स्टेम सेल थेरेपी. बिल्कुल, आखिरी सवाल मेरा यही रहने वाला था, आपने पहले ही जवाब दे दिया कि भविष्य क्या है. तो मैं चाहूंगी कि आप इसी को पूरा कंक्लूड करते हुए एक इंडिया के विजन के हिसाब से कि इंडिया में इसका क्या भविष्य रहेगा, और एक मैसेज जो आप अपनी तरफ से, अपने अनुभव के हिसाब से हड्डियों को मजबूत रखने के लिए, हड्डियों की देखरेख के लिए आप व्यूअर्स को दे पाए. वेल मैम, मैं ये कहना चाहूंगा कि एज आई टोल्ड, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. मैं हमेशा बैक टू बेसिक्स जाता हूं. देयर इज नो शॉर्टकट इन लाइफ. हमें सबसे पहले केवल घुटनों की आर्थराइटिस नहीं, इन टोटल अच्छा खान पान, अच्छा व्यायाम, अच्छा सोना, ये 3 चीजों पर तो ध्यान रखना ही है. यदि बाय चांस हमें घुटनों की आर्थराइटिस आ रही है तो हमें मेक श्योर करना चाहिए कि हम अपने वजन को कंट्रोल में लाएं, रेगुलर फिजियोथेरेपी कराएं, एक्सरसाइज करें. बट यदि इन चीज़ों से भी हमें कंट्रोल नहीं आ रहा है तो वी शुड विजिट आवर डॉक्टर, दोज हु आर एक्सपर्ट ऑफ दिस जोनर. Maybe you want to visit your physician or orthopedic surgeon, because it's an orthopedic disease. I would request to visit orthopedic surgeon and get it evaluated. यदि grade 2 या grade 3 arthritis है तो discuss with your doctor about the allogenic mesenchymal stem cell therapy. अच्छा फायदा नुकसान डिस्कस करिए, और यदि आप कन्विंस हैं, यदि आपका माइंड अलाउ करता है, तो यू शुड ट्राई टू टेक दिस थेरेपी, बिकॉज इस थेरेपी से आप शायद आने वाले घुटने के ग्रेड 4 आर्थराइटिस को यदि कैंसिल भी ना कर पाए तो एटलीस्ट डिले तो कर ही सकते हैं. और जितना डिले करेंगे उतना ही आप अच्छा हेल्थी लाइफस्टाइल विदाउट एनी सर्जरी जी सकते हैं. ऑब्वियसली ग्रेड 4 आर्थराइटिस है तब आप मुझे, आई एम वेरी श्योर बिकॉज आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ऑर्थोपेडिक सर्जन. सो यदि ग्रेड 4 आर्थराइटिस है तो ऑलवेज गो फॉर नी रिप्लेसमेंट सर्जरी. बट यदि उससे पहले आप हैं 2 और 3, सो मेनी पॉपुलेशन, यदि 100 पेशेंट आते हैं तो मैम लगभग 90 ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3 आर्थराइटिस के होते हैं. सो व्हाई नॉट टू डिस्कस. मैं हमेशा बोलता हूं कि एक बार यार इस बारे में बात तो करो, जानो इसके बारे में. एक थेरेपी जो इतनी अच्छी तरह से अप्रूव्ड है तो अवेयरनेस तो होनी चाहिए. एंड आई एम वेरी श्योर
इन फ्यूचर हम अच्छा करेंगे, ऑर्थोपेडिक्स को लेके भी, ऑस्टियोआर्थराइटिस को लेके भी, एंड इन टोटल मेडिकल साइंस को लेके भी। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया डॉक्टर करुण जैन जी, आपका हमारे स्टूडियो में आकर और दर्शकों तक इस ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखने के लिए और एकदम डिटेल में समझाने के लिए कि कैसे हम पहले ही उपचार कर सकते हैं और बचाव कर सकते हैं। तो एक बार फिर से मैं बहुत शुक्रिया करती हूँ आपका। और इसी के साथ देखिए, इस खास कार्यक्रम में हमारा उद्देश्य यही था कि आपको समझाया जाए, बताया जाए कि स्टेम सेल थेरेपी भी नाम की एक चीज होती है जिसका उपयोग करके आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल, यानी कि जो घुटनों की बीमारी है उसे होने से पहले ही रोक सकते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो इसीलिए स्वस्थ रहिए, अपने लाइफस्टाइल बेहतरीन बनाकर रखिए ताकि आपको किसी तरह की दिक्कत आगे जाकर ना हो। इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।